हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बोथ बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ जानने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है? वो ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जिससे दो और उससे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक साथ रहते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो, कहीं पे भी वो क्या करते हैं ना, अपना जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उनके प्रॉपर्टी से वो डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मान लो CuNH3 4SO4। तो इसका क्या नेमिंग है, नेमिंग कैसे होता है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉपर का प्रॉपर्टी NH3, अमोनिया का प्रॉपर्टी SO4, सल्फेट का प्रॉपर्टी जो है उससे ये जो पूरा कंपाउंड है CuNH3 4SO4, इसका प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारे एग्जांपल्स लिए हैं, और K4FeCN6, K3FeCN6, CONH3 6Cl3, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, और काफी सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कहाँ से आया? ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, कहाँ से आता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो उसके वजह से ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हुआ है। जैसे हमारा डे टू डे एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन रहता है। ओके, उसी तरह एक है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीशियम रहता है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के केस में वो आयरन और मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे टू डे लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल। आया समझ में सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट, वैसे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टर्म में, वैसे एक टर्म में डबल सॉल्ट, दोनों आसपास एक ही टाइप के लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दो या उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कंबाइन करके बनाते हैं। यहाँ पे भी जो है डबल सॉल्ट, वो क्या होता है? देखो, वो एक एडिशन कंपाउंड होता है जो इन सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है। ठीक है, सिर्फ स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा? तो वो अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो क्या था? उसको अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में रखेंगे, दोनों ही केस में उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो रिटेन रहता है। ठीक है, लेकिन डबल सॉल्ट में क्या हुआ? जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, तो क्या होगा? वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो मेन चीज डिफरेंस का क्या है, पॉइंट समझ में आया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो रिटेन रहता है प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उनका प्रॉपर्टी क्या है, और डबल सॉल्ट वाटर में जाते ही अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल से इसका सबका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कार्नालाइट हो गया, KCl.MgCl2.6H2O, ये हो गया हमारा एक डबल सॉल्ट। हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उस केस में क्या होगा? जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे उस केस में हमारा क्या क्या है? यहाँ पे देखो, KCl एक है, MgCl2 एक है,
H2 एक है। तो वाटर में डिजोल्व किया है तो वाटर मॉलिक्यूल का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो अपना प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अपना प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये है एक एग्जांपल है कार्नालाइट। उसी तरह काफी सारे एग्जांपल है, पोटास एलम और मोर सॉल्ट, फेरिक एलम, क्रोम एलम। दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स जिसका जो एक नाम है और जो फॉर्मूला है वो सबको याद रखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, और ये सारे जो है डबल सॉल्ट उनको हम जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, दे विल बी डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट हम आज जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या वेरियस टर्म्स है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टर्म हम देखेंगे वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक एग्जांपल में, मान लो CuNH3 होल 4 SO4। ओके, CuNH3 होल 4, यहाँ पे तो फोटो होगा शायद ना, एक मिनट, CuNH3 होल 4 SO4। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एक पोर्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ एक पोर्शन है। ठीक है, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, आया समझ में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? इट इज द स्पेसिस विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है। ओके, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला से ये पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सा पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम बोलेंगे। ओके, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है? इसमें एक मेटल एटम रहता है, और मेटल का एटम रह सकता है या फिर आयन रह सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ और आयन हुआ, उनके साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। कौन से बॉन्ड से कंबाइन करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये जो कंबाइन करते हैं, जो मेन मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और आयन है, उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस है, वो कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। मतलब वो जो सारे मॉलिक्यूल से या फिर आयन से वो जो मेटल एटम या आयन है उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन चीज, कि एक रहता है हमारा बीच में रहता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन रहता है, और उसको क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दूसरे स्पेसीज होते हैं जो डोनेट करते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको कहा जाता है लिगैंड्स। ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, और जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लिगैंड्स। और लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच, मेटल एटम और आयन के बीच जो बॉन्ड है, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, आया समझ में क्या क्या होता है? तो ये होते हैं हमारे लिगैंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम अगेन 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसी तरह है एनायनिक कॉम्प्लेक्स और है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कैटायन क्या होता है? कैटायन वही होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो है तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नाम कैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे देखो
कुछ एग्जाम्पल से जिसमें फाइनली हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? उसी तरह एनायन हम किसे बोलते हैं, अगर कोई आयन का चार्ज नेगेटिव होता है तो हम उसको एनायन बोलते हैं। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसका ऊपर नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके, ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे AgCN2 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -3 है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -2 चार्ज है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मतलब नेगेटिव चार्ज रहा, मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव रहा, तो हम उसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल हम किसको बोलते हैं? अगर किसी में कुछ भी चार्ज नहीं है, इट कैरीज नो चार्ज, तो अब तब भी जाके हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। ओके, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स में कुछ भी चार्ज नहीं रहता है तो फिर हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल लिगैंड। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है NiCO4, CONH3, Cl6, ऐसे एग्जांपल्स लिया है। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। कुछ भी चार्ज नहीं है का मतलब क्या है? कुछ भी चार्ज नहीं है का मतलब है कि दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे हमने बता दिया था वहां पे सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, बीच में जो मेटल रहता है दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स जो है आइदर मेटालिक फॉर्म में रह सकता है या फिर आयन के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। वहां पे तो बताया था मेटल एटम और आयन जो कि मेनली ट्रांजिशन होता है, बीच में रहता है, और उसको क्या करते हैं, चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर ऑफ फिक्स नंबर लेकिन है, आयन्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, बताए थे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जो डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। किसको वो डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को डोनेट करता है, ठीक है, और कंबाइन करता है, मतलब अटैच किसके थ्रू है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या चीज है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ओके, अच्छा, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। ओके, तो लुईस एसिड क्या होता है, जो सेंट्रल कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है तो उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। ओके, और लुईस बेस याद होगा वो क्या होता है, अगर कोई स्पेसिस क्यों बोल रहे हैं, न्यूट्रल एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, अगर कोई स्पेसिस है दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तब हम उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पे जो लिगैंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड के हिसाब से एक्ट करता है और जो लिगैंड्स से दे एक्ट एज लुईस बेस। ओके, आए सबको समझ में, किसमें क्या हो रहा है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। नेक्स्ट, यही सारा चीज है नोट्स में, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड बोलते हैं, लिगैंड तो हो गया जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल से और आयन से जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एसोसिएटेड है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और लिगैंड्स का एक स्पेशल नेम है, लिगैंड्स को हम डेंटेट्स भी बोलते हैं। आगे उसके नाम को लेके क्या क्या यूजेस से देखेंगे। लिगैंड्स को हम अदरवाइज डेंटेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हमने बोला
कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको हम लुईस बेस कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है, देखो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और आयंस अवेलेबल, कितना नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट है या फिर कितना नंबर ऑफ डोनर का एटम हो सकता है या आयन हो सकता है अवेलेबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, उसको उसके ऊपर डिपेंड करके हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड बनाए हैं। हो सकता है कि 1 डोनर एटम हो या आयन हो या फिर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसी के ऊपर बेस करके हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट है सबसे पहला चीज यूनिडेंटेड लिगेंड। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनि क्या है, यूनि मतलब वन, डेंटेड मतलब वन डोनर एटम होना चाहिए। ओके, तो अगर कहीं पे वन डोनर एटम प्रेजेंट है, ठीक है, विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो क्या हो सकता है, न्यूट्रल एटम हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। ओके, न्यूट्रल एटम हो सकता है मतलब जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, ये सब में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये न्यूट्रल एटम है और ये उसको डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आयन प्रेजेंट है और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन सा आयन डोनेट कर सकता है, अगर वो एनायन हो, मतलब नेगेटिव चार्ज हो। तो एनायन होने से जैसे OH माइनस हो गया, Cn माइनस, हेलोजन, हैलाइड आयंस, इससे काफी सारे एग्जांपल्स है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके पास नेगेटिव चार्ज से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, डोनेट करते हैं वो लोग, ठीक है, और एक ही एटम है। अगर कोई न्यूट्रल है तो एक ही एटम है जो डोनेट करता है, जिसके लिए उसका नाम हो गया है यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ओके, नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाई मीन्स टू, अगर टू डोनर एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो वहां पे डेंटेड का नाम पड़ेगा ना, लिगेंड्स जैसे हम उसको डेंटेड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि टू डोनर एटम प्रेजेंट है। ओके, तो सेंट्रल एटम या आयन जो है उसको वो डोनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे सेकेंड नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, किसमें, एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन को हम शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। तो एथिलीन डायमीन में दो नाइट्रोजन एटम है विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्योंकि दो एटम है तो हम उसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ऑक्सालेट, देखो ऑक्सालेट आयन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, O माइनस O माइनस। ओके, तो ये क्या है, ऑक्सालेट आयन। तो दो डोनर एटम प्रेजेंट है, दो डोनर साइड्स भी हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 110 फेनाथ्रोलिन। ओके, इसमें दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एसिटिल एसिटोनाटो जो है उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लाइसिनेटो, ZLY उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 2,2-डाइपेरिडिल। ओके, यहाँ पे भी है, और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे दो साइड्स प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सबका। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स मतलब
ट्राई क्या होता है, 3 होता है, तो इसमें 3 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, 3 प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो जितना डोनर एटम उतना ही डेंटेड लिगैंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमें आप लोगों को याद रखना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, टेट्राडेंटेड। टेट्रा मीन्स 4 ligands present, 4 at donating sites present है, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे भी देखो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा टेट्राडेंटेड लिगैंड्स। ओके, नेक्स्ट, पेंटाडेंटेड लिगैंड्स क्या होता है? पेंटा मीन्स 5 डोनर एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पेंटाडेंटेड लिगैंड्स। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ? 5 डोनर एटम प्रेजेंट है। ओके, ये है हमारा एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो आयन। तो इसमें क्योंकि 5 डोनर एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं पेंटाडेंटेड लिगैंड। ओके, नेक्स्ट, हेक्साडेंटेड क्या होगा? अगर कहीं पे 6 डोनर एटम प्रेजेंट है वो होगा हेक्साडेंटेड लिगैंड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हुआ? 3, फिर नाइट्रोजन 4, फिर ऑक्सीजन 5, फिर ऑक्सीजन 6। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। ओके, 6 डोनर एटम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड्स। ओके, नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा चिलेशन और डेंटिसिटी। ये क्या होता है? देखो अगर जो लिगैंड से जिसमें 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ ऐसे टाइप में प्रेजेंट है कि वो 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर सकते हैं विद सेंट्रल मेटल आयन, तो हम उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड्स। ठीक है, क्या हुआ? देखो अगर हमारे पास 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स प्रेजेंट है और वो कुछ ऐसे अरेंज होके ऐसे उसका पोजीशन है कि वो सेंट्रल मेटल आयन जो है, ओके, और सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके साथ 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर सकता है, तो फिर हम उस लिगैंड को बोलेंगे चिलेटिक लिगैंड। ओके, और जो रिंग फॉर्म हो रहा है, मतलब जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलेंगे चिलेट रिंग। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स है उसको हम मेटल चिलेट बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, और चिलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है चिलेशन। ओके, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम हमारा क्या है? वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डोनेटिंग साइड से एक नाइट्रोजन है और एक यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, तो ये क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिगैंड्स बोलेंगे। तो लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखो जो नाइट्रोजन NH2CH2 NH2 है, वो 2 साइड से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसको? प्लैटिनम को। अगर वो इससे 2 साइड से डोनेट कर रहा है तो देखो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बन गया है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बन गया है। ठीक है, तो ये जो 5 मेंबर रिंग बन गया है, इसीलिए हम ये जो लिगैंड है, ठीक है, ये जो NH2CH2 NH2 वाला लिगैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक 5 to 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है विद सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो रिंग बना उसको हम क्या बोलेंगे? चिलेट रिंग। ये जो यहाँ पे रिंग बना वो हो गया हमारा चिलेट रिंग। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो है हमारा चिलेट
और वी कैन से इट मेटल चिलेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चिलेट और मेटल चिलेट। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई सेंट्रल मेटल एटम है जिसको चिलेटिंग लिगैंड, कोई लिगैंड आके दो साइड से ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेटिंग लिगैंड हो रहा है, और ये प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं चिलेशन। क्लियर? तो ये जो हमने एग्जांपल लिया वो बाइडेंटेड चिलेशन है। क्यों? क्योंकि दो डोनर एटम प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड चिलेशन। ओके, हो गया। नेक्स्ट है टर्डेंटेड चिलेशन। टर मीन्स, टर क्या होता है? 3 होता है। अभी देखो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एटम है, तीन साइड से रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, दो साइड से रिंग फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम, क्योंकि 3 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे टर्डेंटेड चिलेशन। ओके, नेक्स्ट टेट्राडेंटेड। टेट्रा मीन्स 4 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, इसलिए टेट्राडेंटेड चिलेशन। क्यों? देखो यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे चारों तरफ चिले जो रिंग है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेट्राडेंटेड चिलेशन। ओके, जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड में क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगैंड में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट होते हैं एक ही लिगैंड में। तो हमने तो पहले बाइडेंटेड लिगैंड भी पढ़ा था, बाइडेंटेड लिगैंड में भी दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट था। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगैंड और बाइडेंटेड लिगैंड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एम्बीडेंटेड लिगैंड में भी दो डोनर एटम्स प्रेजेंट है, दो डोनेटिंग साइट प्रेजेंट है, बट एट ए टाइम ओनली 1 एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम दो नहीं कर सकते, दो नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली 1 एटम जो है, ओनली 1 डोनेटिंग साइट जो है वो ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में NO2 माइनस लिया है। ठीक है, NO2 माइनस, NO2 जो है वो नाइट्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रो में डोनेटिंग एटम जो है वो N होता है, और अगर ये ONO फॉर्म में रहा, नाइट्रेटो हम उसको बोलते हैं, तो वहां पे जो डोनेटिंग साइट है वो ऑक्सीजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है HCN माइनस। जो HCN है वो है हमारा थायोसियानाटो, उसका नाम होता है। ओके, जब थायोसियानाटो रहता है तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो सल्फर के थ्रू होता है, और अगर वो NCS बन गया, आइसो थायोसियानाटो, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है वो नाइट्रोजन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है सियानाइड। सियानाइड में क्या होता है? जैसे सियानाइड में हो गया, यहाँ पे ये क्या सियानाइड है, कार्बन के थ्रू में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। जब वो NC बन जाएगा वो हो जाएगा आइसोसियानाइड। ओके, जब आइसोसियानाइड होगा तो यहाँ पे डोनेटिंग साइड कौन बनेगा? नाइट्रोजन बनेगा। तो एक लिगैंड है जिसमें दो एटम से दो डोनेटिंग साइट है, बट एट ए टाइम सेंट्रल मेटल एटम और आयन को सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वही होता है हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड। ओके, आया समझ में क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड? ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? बीच में यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट रहता है। ओके, और उसके चारों तरफ जो है वो लिगैंड्स रहते हैं, और लिगैंड्स सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू जो है वो थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो अटैच्ड रहता है। तो ये जो लिगैंड्स अटैच्ड है, अगर वो सेम टाइप का हुआ, ओके, ओनली मतलब 1 टाइप ऑफ लिगैंड हुआ, तो हम उसको बोलेंगे होमोलिप्टिक लिगैंड। और अगर ये मोर देन 1 टाइप का हो गया तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक लिगैंड। ओके,
ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड रहा तो वो होगा होमोलिप्टिक लिगैंड, और अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड रहा तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक लिगैंड। ओके, और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है CuNH3 होल 4 प्लस 2। ठीक है, इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर है, उसके चारों तरफ कौन है, NH3 है। ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड ही प्रेजेंट है, सिर्फ NH3 प्रेजेंट है। ओके, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक बोलेंगे लिगैंड। ठीक है, होमोलेप्टिक लिगैंड। और नीचे देखो, नीचे क्या है, 4 NH3 प्रेजेंट है, 2 Cl प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एक टाइप है NH3 का टाइप हुआ, दूसरा टाइप हो गया क्लोरीन का, तो यहाँ पे मोर देन वन टाइप हो जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक लिगैंड्स बोलेंगे। ओके, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है, क्या होमोलेप्टिक है, क्या हेटेरोलेप्टिक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि बीच में सेंट्रल मेटल एटम और आयन है और चारों तरफ लिगैंड्स है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो कनेक्ट करता है, कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ऑल टोटल जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स पढ़ा है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। अगर मोनोडेंटेड लिगैंड हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है, मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ओनली वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बाइडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट रहा तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 होता है, मतलब हम बोलेंगे कि इस लिगैंड के लिए 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे हम मान के बोल सकते हैं। एंड सो ऑन, ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, तो AgCN होल 2 माइनस, तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ 2 साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है। जो साइनाइड ग्रुप है वो है हमारा मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 2 मोनोडेंटेड लिगैंड है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि उसका 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 2। नेक्स्ट है CONH3 होल 3 Cl3। यहाँ पे देखो NH3 जो है वो यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगैंड है, 3 तो प्रेजेंट है तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन आएगा 3। Cl3 क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगैंड है, उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 है, तो 3 क्लोरीन एटम के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा 3। सो 3 + 3 = 6। सो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निकलेगा 6। नेक्स्ट है COEN होल 3 + 3। तो EN एथिलीन डायमीन का शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है। ठीक है, एक बाइडेंटेड लिगैंड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे 3 लिगैंड्स प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6। सो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। ओके, तो आया समझ में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और हम इसको कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है, हम जस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखेंगे और वहां से निकाल सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम किसका निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसी का हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मतलब ये होता क्या है, अगर देखो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन है और डिफरेंट लिगैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो लिगैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हम उसको यहाँ से वहां से निकाल देंगे, ठीक है, जो लिगैंड्स प्रेजेंट है उनको निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको निकाल देंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितना चार्ज रह रहा है, वो जितना चार्ज कैरी कर रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आया समझ में, मतलब हम मान लेंगे कि सारा आयन जो है, सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम बचा हुआ है, तो उसके ऊपर जितना चार्ज आ जाएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफिशिएंट होल 6 - 3 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल कौन है, वो आयरन है। ओके, तो जो
आयरन सेंट्रल मेटल है, इसका हमें नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो जिसका नहीं पता हम उसका क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ओके, x प्लस सियानाइड -1 रहता है उसका चार्ज, ठीक है, 6 है 6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, -3। इट इम्प्लाइज x -6 इक्वल टू -3, it implies x equal to -3 plus 6, so x equal to कितना आया, +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो +3 निकलेगा। ठीक है, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट और एक कॉम्प्लेक्स से उसका हम उसमें निकालेंगे सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे, कॉपर है, उसी का निकालना है। तो कॉपर का नहीं पता तो हम क्या लेंगे, x लेंगे, x प्लस NH3, NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसका 0 है चार्ज, सो 0 into 4 दैट इज इक्वल टू +2। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू +2। तो कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, वो +2 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं और एक कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, दिखने से पता चल रहा होगा, सिल्वर है। सिल्वर का कितना लेंगे, x लेंगे क्योंकि हमें उसका निकालना है। सियानाइड, सियानाइड का चार्ज कितना रहता है, -1 रहता है, इंटू 2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, सो x -2 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना निकला, +1 निकला। ओके, नेक्स्ट है NiCO4 जिसमें सेंट्रल मेटल कौन है, निकेल है, उसका निकालेंगे तो कितना लेंगे, उसका x लेंगे प्लस CO का 0 रहता है, न्यूट्रल है, ओके, इंटू 4 दैट इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। सो निकेल के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में वो है 0। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमें फॉर्मूला देखते ही पता चल जाएगा। ओके, कि कौन से मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। बहुत ही इजी चीज है, सिर्फ याद रखना है कि किसका चार्ज कितना है। ओके, नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो डिफरेंट चीज रहता है। ठीक है, कैसे डिफरेंट चीज है, देखो यहाँ पे हम करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है एक कॉम्प्लेक्स FeCN6 -3। ठीक है, तो जो CN6 है मतलब सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन है, और आयरन है, तो यहाँ पे आयरन के साथ कितना लिगेंड प्रेजेंट है, 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है सियानाइड का। ओके, सियानाइड जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 6 का कितना रहेगा, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड के लिए कितना होगा, 6, क्योंकि 6 तो मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे ना, हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयरन का। ओके, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, उसका x लेंगे, सो x प्लस सियानाइड क्या है, चार्ज -1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -3, सो x -6 इक्वल टू -3। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -3 प्लस 6, सो x का वैल्यू कितना निकलेगा, +3 निकलेगा। मतलब सेम कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकला, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 निकला, मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो डिफर करता है। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। तो आज इतने में हम अपना आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो माइंडफुली पढ़ा।